वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस सेकंड, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, यूनिट सेकंड। चैप्टर हमारा चल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती और आज के लेक्चर का टॉपिक है स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर स्वामी दयानंद एक धार्मिक पुरुष एवं सन्यासी प्रतीत होते हैं। जीवन पर्यंत उन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों हेतु कार्य किया। स्वामी दयानंद ने न तो अपने युग की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था और न ही उन्होंने एक राजनीतिक चिंतक या विचारक के रूप में किसी विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन ही किया, परंतु वे अपने युग की राजनीतिक समस्याओं और विशेष रूप से भारत की राजनीतिक दासता के कुपरिणामों से परिचित थे, उनके प्रति जागरूक थे। उन्होंने धार्मिक व सामाजिक विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए विभिन्न राजनीतिक विषयों पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और यही कारण है कि उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक एक अध्याय राजधर्म पर भी लिखा है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि दयानंद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता से अत्यंत दुखी थे और इसलिए उन्होंने भारत में धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील रहकर राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के लिए कार्य किया। तत्कालीन परिस्थितियों में यह एक विवेकपूर्ण कदम था। स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद ने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में जो प्रतिज्ञा करवाई उसमें मात्र वेद एवं वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार ही सम्मिलित नहीं था, अपितु उतना ही महत्वपूर्ण स्थान पतन के गर्त में डूबी भारत भूमि की मुक्ति को भी दिया गया था। स्वामी दयानंद ने प्राचीन भारत के गौरव, वैदिक स्वराज्य तथा राष्ट्रीय आत्मसम्मान की धारणा पर बल देकर अपने इस दायित्व का भली भांति निर्वहन किया। स्वामी दयानंद के चिंतन में जो भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित प्रमुख तत्व है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक। स्वामी दयानंद ने धार्मिक आधार पर राष्ट्रवादी चिंतन का विकास किया। इस कार्य हेतु उन्होंने वेदों को आधार बनाया और उनकी गैर परंपरागत व्याख्या की। श्री अरविंद के अनुसार दयानंद ने सही अर्थ में वेदों को भारत की युगों की चट्टान मानकर पकड़ लिया और उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि द्वारा इनमें तरुणों की संपूर्ण शिक्षा, एक समग्र पुरुषत्व तथा एक संपूर्ण राष्ट्रीयता को खोज निकाला और इसके अनुरूप निर्णय लेने का साहस दिखाया। उनमें राष्ट्रीय भावना थी, इसलिए उनकी रचनाएं परंपरागत व्याख्याओं से चाहे कितनी ही भिन्न हो, राष्ट्रीय भावना से अवश्य ही ओतप्रोत है। दयानंद के धार्मिक स्वाभिमान ने भारतीयों में पहले तो सांस्कृतिक स्वाभिमान को जन्म दिया, जिसका अंतिम विकास राष्ट्रीय चेतना के विकास में देखा जा सकता है। स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म की व्याख्या एक सार्वभौम एवं मानव धर्म के रूप में की थी। उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रवाद मात्र धार्मिक नहीं है अपितु आध्यात्मिक भी है। इससे भारतीयों को यह प्रेरणा मिली कि बिना नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान के राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक उत्थान का समर्थन। स्वामी दयानंद ने सामाजिक सुधारों को राष्ट्रवाद की अनिवार्य शर्त एवं साधन बताया।
भारत के पतन का प्रमुख कारण सामाजिक कुरीतियों का होना और एक सुदृढ़ सामाजिक संगठन का अभाव माना। उन्होंने अंग्रेजों की राजनीतिक श्रेष्ठता का कारण उनकी श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था में ढूंढा। भारत के राजनीतिक उत्थान के लिए जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की कुप्रथा, शूद्र व स्त्री की उपेक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि से संबंधित सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने डटकर विरोध किया। भारतीयों में मौजूद सामाजिक विघटन एवं पारस्परिक फूट का कारण इन सामाजिक कुरीतियों के प्रचलन को बताया। वे भारत के राजनीतिक उत्थान के लिए शूद्रों व स्त्रियों के पूर्ण उत्थान, अनिवार्य शिक्षा पद्धति, युवा स्त्री व पुरुषों की पारस्परिक सहमति वाली विवाह पद्धति, वर्ण पर आधारित सामाजिक श्रम विभाजन की वैदिक प्रणाली, वैदिक आश्रम व्यवस्था आदि से संबंधित सामाजिक सुधारों को आवश्यक मानते थे। उनका विचार था कि विवेकपूर्ण सामाजिक सुधारों की मदद से ही सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक स्वतंत्रता की स्थापना संभव है और तभी एक ऐसे सामाजिक संगठन की स्थापना होगी जो भारत के राष्ट्रीय उत्थान में सहायक हो। स्वामी दयानंद ने प्रचलित अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में एक आक्रामक योद्धा की भूमिका का निर्वाह किया। वे एकेश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। समाज सुधार और धार्मिक सुधारों के इन सभी कार्यों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था, एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। स्वामी दयानंद भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। भारतीयों को उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य तथा भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की भावना की शिक्षा दी। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि भारत के पतन का मुख्य कारण है पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह, इंद्रिय परायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियाँ। स्वामी दयानंद के विचार में भारत के राजनीतिक अधःपतन के मूल में सामाजिक चरित्र का अभाव ही मुख्य तत्व था। उन्होंने भारतीयों को अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है, वह यह है कि उन्होंने वैयक्तिक चरित्र से बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। स्वामी दयानंद अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। इसलिए निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। स्वामी दयानंद का आदर्श एक ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता। निर्भीकता का यह संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में था।
नेक्स्ट पॉइंट है देश की स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा। स्वामी दयानंद के विचारों में हमें आधुनिक भारत में देश के गौरव एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थन की ध्वनि सुस्पष्ट रूप से सुनाई देती है। दयानंद ने वैदिक संस्कृति के आदर्शों को भारतीयों के सम्मुख रखते हुए राष्ट्रीय गौरव एवं संस्कृति के पुनरुत्थान का शंखनाद किया तथा देशभक्ति के भावों का संचार किया। वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दासता के प्रबल विरोधी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अनन्य भक्त थे। उनके अनुसार स्वशासन सदैव सुशासन से श्रेयस्कर होता है। सत्यार्थ प्रकाश के अंत के पृष्ठों में वे स्वशासन के सिद्धांत का खुले शब्दों में समर्थन करते हुए लिखते हैं, आप कुछ भी कहें, देशी शासन सभी प्रकार से सदैव श्रेष्ठतम होता है। यद्यपि विदेशी शासन, जो कि सभी प्रकार के धार्मिक दुराग्रहों से मुक्त, सभी देशी एवं विदेशियों के प्रति एक निष्पक्ष, दयालु, हितकारी एवं माता पिता के समान कितना ही न्यायप्रिय क्यों न हो, ऐसा शासन लोगों को कभी भी सुखी नहीं बना सकता। स्वामी दयानंद के हृदय में वेदना थी कि आर्यों का देश अभी भी परतंत्र है। उनकी प्रार्थनाओं में यही वेदना प्रकट होती है, हे ईश्वर, हमारे देश में दूसरे देश के राजाओं का राज कभी न हो और हम कभी परतंत्र न बने। उनकी प्रार्थना है, हमें सहायता प्रदान करो जिससे सुनीति युक्त होकर हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े। स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद के विचारों में स्वराज्य की प्रथम ध्वनि हमें आधुनिक काल के भारत में सुनाई देती है। इस दृष्टि से उन्हें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के स्वराज्य के आदर्श का प्रतिपादक और अग्रदूत होने का श्रेय प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। दयानंद ने देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित तथा संस्कृत के विद्वान थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। स्वामी दयानंद और उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी। उन्होंने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर भी बल दिया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्धनता दूर करने के निमित्त खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं मोटा देशी वस्त्र पहना करते थे और उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य इसको बताया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए। स्वामी दयानंद ने भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी की भावना का विकास एवं प्रसार करके
भारतीयों को मानसिक दासता एवं आत्महीनता के दोषों से मुक्त किया और इस प्रकार भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। कालांतर में दयानंद का स्वदेशी का नारा संपूर्ण देश का प्रमुख नारा बन गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में स्वदेशी भाषा, स्वदेशी शिक्षा तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को अत्यंत प्रमुख स्थान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दलितोद्धार तथा जाति पाति का खंडन। 19वीं सदी के भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का डटकर विरोध किया और दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत और नीतिसंगत दोनों ही नहीं है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण, कर्म और सद्भाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। उन्होंने इस बात को भली भांति जान लिया था कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत के लिए, भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जाएगी। सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का संदेश दिया। यद्यपि आर्य समाज कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता प्राप्त हुए। लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी ही थे। तिलक और अरविंद घोष पर स्वामी जी के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को भी उनके विचारों से प्रेरणा मिली। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद की भूमिका चिरस्मरणीय रहेगी।